हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ये जो है बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी में है। इसके अलावा जो अन्य यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर ये बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर बीएससी सेकंड ईयर में हो सकता है। इसके अलावा ये 11th 12th में भी है। तो फिर तीनों क्लास के लिए जो है ये हेल्पफुल हो सकता है। तो फिर चलिए बिना स्किप किए वीडियो पे बने रहिए। अगर एग्ज़ाम के नज़रिए से देखें तो फिर ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो फिर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के बारे में आज हम क्या-क्या देखेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे गाइस, परिचय। फिर जैव विविधता के प्रकार या स्तर, इसके प्रकार देख लेंगे। इसके 3 प्रकार हैं ना बायोडाइवर्सिटी के। पहला है आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। फिर है जाति या स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। फिर है सामुदायिक या पारिस्थितिक विविधता, कम्युनिटी कम्युनिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। फिर लास्ट में देखेंगे जैव विविधता के आयाम। तो फिर इन सभी टॉपिक्स को जो है हम बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत देखेंगे। तो फिर चलिए सबसे पहले जो है हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन देखने से पहले गाइस मैं आप लोगों को जैव विविधता के बारे में थोड़ा-सा बता दूँ। विविधता अर्थात अंतर है ना। हमारे पृथ्वी में जो है बहुत सारे एनिमल हैं, बहुत सारे जीव-जंतु हैं। सभी को देखो आकार में, गुण में, खान-पान में, रहन-सहन में, सभी में विविधता है ना। तो फिर उसी को ही जो है जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता के कारण ही गाइस हम पृथ्वी पे जो है जीवित हैं। अगर देखिए ही सभी तरफ अगर शेर ही शेर होते तो फिर शेर खाते हैं मांस, तो फिर वो किसका मांस खाते हैं ना, वो मर जाते हैं ना। इसी वजह से विविधता जो है पृथ्वी पर है, इसी वजह से जो है जीव जो है जीवित हैं, ठीक है। तो फिर विविधता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है एग्ज़ाम के लिए भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो फिर चलिए देखते हैं परिचय, इसका इंट्रोडक्शन। पृथ्वी पर असंख्य प्रकार के जीव जंतु इसके जल, स्थल एवं वायु में उपस्थित हैं, है ना गाइस। पृथ्वी में जो है अनेक सारे जीव एनिमल प्रेजेंट हैं जो कि थल, जल, वायु में जो है प्रेजेंट है। सभी अलग-अलग जीव अपने स्वभाव, स्वरूप, गुणों तथा अमाप आदि में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सही लिखा है। सभी सभी जीवों का जो स्वभाव है, स्वरूप है, उनका जो गुण है, उनका जो साइज़ है, वो सभी जो है अलग-अलग है ना। प्राणियों एवं पौधों के बीच पाए जाने वाली विविधता ही पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का कारण है। अब देखिए इस यहाँ पर क्या लिखा है, प्राणियों एवं पौधों के बीच पाए जाने वाली विविधता ही पृथ्वी पर जीवन के स्थायित्व का कारण है। अगर देखिएगा इस पृथ्वी पर प्राणी और पौधे दोनों समान होते तो फिर ये किसको ही खाते हैं ना, क्योंकि प्लांट जो है वो उत्पादक हैं और जो समस्त प्राणी है वो प्लांट्स पे ही डिपेंड है ना। तो फिर इसी वजह से लिखा है प्राणियों एवं पौधों के बीच का अंतर है ना, या फिर इनके बीच पाए जाने वाली जो विविधता है पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का कारण है। आगे देखते हैं। एक अनुमान के अनुसार 5 से 30 मिलियन जीव जंतु पृथ्वी पर उपस्थित हैं, ठीक है। इससे एक अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी पर कितने जीव उपस्थित हैं। तो फिर 5 से 30 मिलियन तक के जीव जंतु जो है उपस्थित हैं। ये सभी जीव एक दूसरे से संरचना, स्वभाव, आकार तथा गुणों में भिन्नता का प्रदर्शन करते हैं। जीवों में पाए जाने वाली ऐसी भिन्नता को जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं, ठीक है गाइस। तो फिर ये जीवों में जो विभिन्नता पाई जाती है, उनके आकार, उनके माप, उनके साइज़, उनके गुण, स्वभाव, इन सभी में जो भिन्नता पाई जाती है उसे ही जो है जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। उसे ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आगे देखते हैं। प्रकृति के सभी जीव मिलकर जीव जगत, लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं, ठीक है। इस सभी जीव जंतु मिलकर के जो है जीव जगत बनाते हैं, अर्थात सभी जंतु एवं पौधे जीव जगत के हिस्से हैं। जीवों के स्वभाव, आकार, अमाप, आवास, गुणों आदि में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। जीवों के स्वभाव वगैरह में भिन्नता पाई जाती है, जो कि हमने यहाँ भी पढ़ा है ना। उदाहरण के लिए एक तरफ अमीबा, क्लेमाइडोमोनास जैसे सूक्ष्म जीव हैं, तो दूसरी ओर विशालकाय वृक्ष जैसे यूकैलिप्टस रेग्नेंस तथा जंतुओं में नीली व्हेल पाई जाती है। अब देखिएगा इस यहाँ पर लिखा है जीवों के आकार, अमाप, गुणों में जो है भिन्नता पाई जाती है। तो फिर उसका एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पर देखिए अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव भी उपस्थित हैं, क्लेमाइडोमोनास जैसे सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं, एक कोशिका युक्त है। अमीबा जो है एक कोशिका युक्त है। तो फिर उसी प्रकार देखें तो फिर यहाँ पर बड़े आकार के भी जीव जो है प्रेजेंट है, तो फिर ये आकार में भिन्नता को जो है प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो फिर ये एग्जाम्पल दे देना। आगे देखते हैं। विभिन्नता केवल जीवों में भार, लंबाई तथा ऊंचाई में ही नहीं होता है, बल्कि यह रंग, आवास स्थान, जीवन शैली, पोषण विधि, प्रजनन प्रक्रिया, श्वसन आदि समस्त उपलब्ध लक्षणों में देखने को जो है मिलता है।
अब देखिए गाइस, हमने नीली व्हेल और एंट अमीबा का देखा, तो फिर उसमें केवल आकार और साइज़ के बारे में बताया है ना? कि साइज़ में अंतर पाया जाता है एनिमल में। तो फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि जो आकार है, लंबाई है, भार है, इसी में ही भिन्नता नहीं पाया जाता है, बल्कि उनमें जो प्रजनन करने की प्रक्रिया है, उनमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, उसकी जो जीवन शैली है, उनका जो रंग है, उनका जो आवास स्थान है, इस पर भी जो है भिन्नता पाई जाती है। अब देखिए गाइस, कई जीव जो है वो जल में रहते हैं, कई जो है थल में रहते हैं, कई जो है वायु में रहते हैं, है ना? तो फिर ये हो गया उनका वास स्थान। उसकी जीवन शैली, पोषण विधि, जैसे कि कई जीव जो है वो सहपोषी होते हैं, कई जीव परजीवी होते हैं, कई जो है मृतोपजीवी होते हैं, ये उनकी पोषण विधि है। उसी प्रकार प्रजनन प्रक्रिया भी अलग-अलग प्रकार से पाया जाता है, सेक्सुअल, असेक्सुअल, है ना? वेजिटेटिव, इस प्रकार के जो समस्त गुण हैं गाइस, इन सभी में भी जो है भिन्नता देखने को मिलता है, ठीक है? जैव विविधता बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का संक्षिप्त रूप है, ठीक है? जो बायोडाइवर्सिटी है, वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का संक्षिप्त रूप है, जिसे वाल्टर जी रोसेन ने सन 1986 में जैव विविधता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया। अब ये जो वाल्टर जी रोसेन है गाइस, इन्होंने जो है बायोडाइवर्सिटी का जो डेफिनेशन दिया है वो हम देख लेते हैं। पादपों, प्राणियों, सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाली विभिन्न किस्में तथा विभिन्नताएं जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? क्या लिखा है? पादपों, प्राणियों, सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाली विभिन्न किस्में तथा उनमें पाए जाने वाली विभिन्नताएं ही जो है जैव विविधता कहलाती है। ठीक है गाइस, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं संयुक्त राज्य के तकनीकी निर्धारण समिति के अनुसार जो डेफिनेशन दिया है गाइस, वो देख लेते हैं। ठीक है, जैव विविधता जीव जंतुओं में पाए जाने वाली विविधता, विषमता तथा पारिस्थितिक जटिलता होती है। तो फिर इस प्रकार से आप ये दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं, या फिर कोई एक लिखेंगे, या फिर डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है उसे ही बस लिखेंगे, तो भी जो है आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि वो लोग चेक करने वाले देखते हैं कि बच्चा समझा है कि नहीं समझा, है ना? तो फिर आगे जो इंट्रोडक्शन लिखा है गाइस, उसमें सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि आखिर बायोडाइवर्सिटी होता क्या है ना? तो फिर चलिए आगे देखते हैं जैव विविधता के प्रकार या स्तर, है ना? टाइप्स और लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता को उसके विकास के कारणों एवं उसके होने की प्रकृति के आधार पर जो है निम्नलिखित 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। ठीक है गाइस, तो फिर जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को जो है 3 भागों में बांटा गया है, या उसके 3 प्रकार हैं। पहला है आनुवंशिक विविधता, सेकंड है जाति, फिर है सामुदायिक या पारिस्थितिक विविधता। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं। और ये जो पारिस्थितिक या सामुदायिक विविधता है गाइस, इसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अल्फा डाइवर्सिटी, फिर बीटा, फिर है गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, तो फिर चलिए एक-एक करके सभी को जो है देख लेते हैं। तो फिर फर्स्ट देखते हैं गाइस आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। आनुवंशिक अर्थात आप क्या समझते हैं गाइस? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, और हमारे अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो है डीएनए, गुणसूत्र वगैरह, है ना? तो फिर जब इनमें भिन्नता पाई जाती है तो फिर इसे आनुवंशिक विविधता कहते हैं। चलिए देखते हैं। एक जाति विशेष के अंतर्गत संगठन के सूक्ष्मतर स्तरों पर पाए जाने वाली जैव विविधता को आनुवंशिक विविधता कहते हैं। ठीक है, इस सभी जीव जो है कोशिका से मिलकर बने हैं। कोशिका में जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए, गुणसूत्र वगैरह होता है। ठीक है, तो फिर एक जाति के अंतर्गत जो समस्त जीव हैं गाइस, उनकी जो संरचना है ना, उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो समान होनी चाहिए, गुणसूत्र समान होने चाहिए, डीएनए वगैरह समान होने चाहिए, है ना? लेकिन कई बार जो है इनमें भिन्नता या फिर विविधता आ जाती है, तब जो है इसे आनुवंशिक विविधता कहते हैं। वही लिखा है यहाँ पे, एक जाति विशेष के अंतर्गत संगठन के सूक्ष्मतर स्तरों पर, यानी कि जिनसे वो बने हैं, है ना, उनके सूक्ष्मतर स्तरों में जो भिन्नता आ जाती है, जो जैव विविधता आ जाती है, उसी को ही जो है आनुवंशिक विविधता कहते हैं। सेकंड देखते हैं, इसके बाद जो है आप लोगों को पूरा समझ आ जाएगा। आनुवंशिक भिन्नता एलील संपूर्ण जीन या गुणसूत्रीय संरचनाओं में स्पीसीज में उपस्थित होती है। देखिए गाइस, जो आनुवंशिक भिन्नता है वो एलील संपूर्ण जीन या गुणसूत्र संरचनाओं में जो है होती है। तो फिर ये कहाँ होते हैं? सेल में होते हैं। जब इनकी में जो है कमी हो जाती है, या फिर इनमें जब विविधता आ जाती है, तब जो है उसे आनुवंशिक विविधता कहते हैं। ठीक है, यह एक ही जाति के अंदर होने वाली विविधता है। ठीक है, तो फिर ये जो आनुवंशिक विविधता है वो केवल एक ही स्पीसीज़ के अंदर होने वाली भिन्नता है। आगे देखते हैं, जाति या स्पीसीज़ विविधता, है ना? किसी विशिष्ट क्षेत्र में उपस्थित जातियों की संख्या एवं प्रचुरता को उस क्षेत्र की जाति विविधता कहते हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र में बहुत सारे जीव जो हैं प्रेजेंट है ना,
वहाँ पर घोड़ा भी है और गाय भी है, भैंस भी है, वहाँ पर अनेक जाति के जो है एनिमल हैं। तो फिर उसे जो है उस क्षेत्र की जो है जाति विविधता कहते हैं। इस प्रकार की विविधताओं का मापन उस क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न प्रजातियों की संख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, जो इस प्रकार की विविधताओं का मापन है वो उस क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न प्रजातियों की संख्या के आधार पर किया जाता है। पृथ्वी पर जाति विविधता समान नहीं है, कुछ क्षेत्रों में विविधता अधिक तो कुछ क्षेत्रों में जो है कम होता है। अब देखिए जो जाति विविधता है वो सभी जगहों पर जो है समान नहीं होता है। वही लिखा है भारत के मानसूनी क्षेत्रों में जाति विविधता अधिक पाई जाती है। अब देखिए कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी आता है कि कहाँ पर जो है जैव विविधता अधिक होती है, तो फिर जहाँ पर मानसून रहेगा, जहाँ पर पानी वगैरह रहेगा वहाँ पर जो है जैव विविधता अधिक होगा। अब जहाँ पानी है वहाँ पर जैव विविधता अधिक क्यों होगा, तो फिर मैं बता दूँ अगर वहाँ पर पानी है तो फिर वहाँ पर पेड़ पौधों की कमी नहीं होगा, है ना। पेड़ पौधे की कमी नहीं होगा जिससे जो है एनिमल वहाँ पे रहेंगे और उन शाकाहारी एनिमल रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। और शाकाहारी एनिमल जब रहेंगे तो फिर मांसाहारी एनिमल वहाँ पर रहेंगे, मांसाहारी एनिमल रहेंगे तो फिर वो शाकाहारी को खाएंगे, है ना। तो फिर इस प्रकार से पूरा इकोसिस्टम जो है संतुलित रहता है और वहाँ का जो जाति विविधता है गाइस वो अधिक होता है, ठीक है। तो फिर ये हो गया हमारा जाति या स्पीसीज विविधता, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए थर्ड देखते हैं गाइस, कम्युनिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, समुदाय और पारिस्थितिक डाइवर्सिटी, ठीक है। इस प्रकार के जैव विविधता के अंतर्गत जैव समुदायों में विभिन्नताएं जिनमें स्पीसीज रहती है, परितंत्र जिसमें समुदाय रहते आते हैं, यह जैवीय समुदाय में भिन्नता को बतलाता है। इस प्रकार की विविधता को निम्नलिखित 3 स्तरों में विभाजित किया जाता है। कम्युनिटी क्या है गाइस, कम्युनिटी के बारे में पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर चैनल एक बार जरूर चेक कीजिएगा। कम्युनिटी वगैरह इकोलॉजी मैंने सारा कुछ बता दिया है ना। तो फिर कम्युनिटी क्या है, सरल भाषा में आप लोगों को अभी बता देता हूँ। कम्युनिटी किसे कहते हैं, कम्युनिटी के अंतर्गत जो है अनेक सारी जातियाँ जो है आती हैं, ठीक है। और अनेक सारी कम्युनिटी जब मिलते हैं गाइस तब जो है उसे इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कम्युनिटी के अंतर्गत जो है अनेक छोटी छोटी जातियाँ जैसे कि हिरण की जातियाँ, शेरों की जातियाँ, चीतों की जातियाँ, इस प्रकार से जो है पेड़ पौधों की जातियाँ मिल करके जो है कम्युनिटी बनाती है, ठीक है। और अनेक सारी कम्युनिटी जब मिलती हैं तब जो है उसे इकोलॉजी कहते हैं। तो फिर एक प्रकार से देखें तो फिर ये सभी जो है कम्युनिटी में भी भिन्नता पाई जाती है, इकोलॉजी में भी भिन्नता पाई जाती है, ठीक है गाइस। तो फिर चलिए देखते हैं इनको जो बांटा गया है वो हम देख लेते हैं। पहला है अल्फा डाइवर्सिटी, है ना। किसी विशिष्ट समुदाय के अंतर्गत पाए जाने वाली विविधताओं को अल्फा विविधता कहते हैं। इकोलॉजी के अंतर्गत जो है गाइस बहुत सारे कम्युनिटी आते हैं, तो फिर जो अल्फा डाइवर्सिटी है वो किसी विशिष्ट समुदाय के अंतर्गत पाए जाने वाली विविधताओं को अल्फा विविधता जो है हम कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, सेकंड देखते हैं गाइस बीटा डाइवर्सिटी। तो फिर बीटा डाइवर्सिटी जो है गाइस वो उनके आवास स्थल या फिर जो प्राकृतिक ऋतुएं वगैरह है ना उनकी भिन्नता के कारण जो समुदाय में भिन्नता उत्पन्न होगा उनको जो है हम बीटा डाइवर्सिटी कहेंगे। चलिए देखते हैं, इस प्रकार की विविधता वातावरणीय प्रवस्थाओं जो कि मौसम बदलता रहता है ना, तो फिर उसको जो है वातावरणीय प्रवस्थाओं कहेंगे। वातावरणीय प्रवस्थाओं की भिन्नताओं के कारण या आवास स्थलों में परिवर्तन के कारण समुदाय की सीमा में उत्पन्न होती है, ठीक है गाइस। क्या समझ में आया, वातावरण में जो परिवर्तन होता है उसके कारण या फिर उनके आवास स्थलों के कारण जो समुदाय में परिवर्तन होगा गाइस उसे जो है हम बीटा डाइवर्सिटी कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं गामा डाइवर्सिटी, इसे क्षेत्रीय विविधता भी कहते हैं, ठीक है गाइस। इस प्रकार की विविधता एक क्षेत्र में उपस्थित कुछ आवास स्थलों के जातियों के विलुप्त को जो है सूचित करती है। तो फिर ये हो गया गाइस हमारा अल्फा बीटा और गामा डाइवर्सिटी। चलिए गाइस अब थर्ड देखते हैं जैव विविधता के आयाम। अगर आप लोग चाहें तो फिर इसमें आप लोग डायग्राम भी बना सकते हैं। जैव विविधता यानी कि अनेक सारे एनिमल है ना जिनमें जो है भिन्नता पाई जाती है, तो फिर आप अनेक प्रकार के एनिमल वगैरह जंगल वगैरह बना के जो है बना सकते हैं ना। अगर नहीं कई लोग जो है इमेजिन नहीं कर पाते हैं ना, तो फिर उनके लिए जो है मैं यहाँ पे एक डायग्राम जो है लगा दूंगा, आप लोग जो है उसको बना के देख लेंगे, है ना। तो फिर चलिए देखते हैं जैव विविधता के आयाम। जैव विविधता विश्व स्तर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आर्द्र भूस्थलों तथा प्रवाल भित्तियों वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। जो जैव विविधता है वो कहाँ कहाँ अधिक पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, आर्द्र भूस्थलों में और प्रवाल भित्तियों में।
अब यहाँ पर क्यों जैव विविधता अधिक पाई जाती है उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि मानसून एरिया में क्यों जैव विविधता अधिक होता है वो तो हमने देख लिया, क्योंकि वहाँ पर पानी रहेगा, तो फिर पानी रहेगा तो फिर पेड़ पौधे रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे तो फिर शाकाहारी जीव रहेंगे, शाकाहारी जीव जब रहेंगे तो फिर मांसाहारी जीव भी रहेंगे, है ना। तो फिर उसी प्रकार से भी जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, आर्द्र भूस्थलों में और प्रवाल भित्तियों में क्यों जैव विविधता अधिक पाया जाता है गाइस, वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो फिर फर्स्ट देखते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन, है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जैव विविधता के भंडार होते हैं, ठीक है गाइस। उष्ण लिखा है यानी कि गर्मी भी रहेगा, वर्षा लिखा है यानी कि पानी भी रहेगा। अब पौधे को ग्रो होने के लिए क्या क्या चाहिए, पानी चाहिए और तापमान चाहिए, है ना। तो फिर दोनों यहाँ पे हैं, तो फिर पेड़ पौधे तो अच्छे से ग्रो करेंगे, पेड़ पौधे उगेंगे तो फिर अन्य जीव भी रहेंगे, है ना। तो फिर चलिए देखते हैं। क्षेत्रफल में तो ये विश्व भूभाग का मात्र 7% है। अगर हम पूरा विश्व को देखें तो फिर उसका जो विश्व का 7% जो है गाइस वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन आते हैं, ठीक है। परंतु विविधता में विलुप्तता का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि विश्व की लगभग आधी ज्ञात स्पीसीज इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है या मिलती है। और जो एनिमल हमें ज्ञात हैं गाइस, कितने एनिमल याद हैं हमें, 5 मिलियन तक, 5 मिलियन से 30 मिलियन तक जो जीव ज्ञात हैं, ना। और उन जीवों में से जो आधे से ज़्यादा जो एनिमल हैं गाइस वो हमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में ही जो है मिलते हैं, ठीक है। यही नहीं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन अमूल्य पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। वनों की अधिकता के कारण यह क्षेत्र कार्बन डाइऑक्साइड के शोषक भंडारक होते हैं, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर पेड़ पौधे अधिक हैं तो फिर पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, तो फिर ये जो वन है ये कार्बन डाइऑक्साइड के जो है अच्छे शोषक भंडारक हैं, ठीक है। ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के कारण, है ना। तो फिर ग्लोबल वार्मिंग जो है मैंने पहले ही बता दिया है ना। किसने बताया है, हरित गृह प्रभाव में, ग्रीन हाउस इफेक्ट में मैंने बता दिया है। अगर नहीं दिखे तो डिस्क्रिप्शन में चले जाना, लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ना। तो फिर ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करता है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड देखते हैं गाइस, प्रवाल भित्तियाँ। इन्हें समुद्र के वर्षावन भी कहते हैं। यह जैव विविधता की अत्यधिक सांद्रता का प्रदर्शन करते हैं, यानी कि जैव विविधता अत्यधिक होता है यहाँ पे, है ना। विश्व की सबसे विविधतापूर्ण प्रवाल भित्तियाँ हिंद पश्चिमी महासागर में मिलती है। तो फिर ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है गाइस कि जो विश्व की सबसे विविधतापूर्ण प्रवाल कहाँ पर है, तो फिर वो है हिंद पश्चिमी महासागर, है ना। यहाँ पर जो है 2000 से अधिक किस्मों की मछलियाँ मिलती हैं, 5000 मोस्कल जातियाँ हैं, 700 प्रवाल जातियाँ हैं, असंख्य कीड़े, समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा, अनेक कीड़े जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। तो फिर इस प्रकार से देखें तो फिर यहाँ पर भी जो है जैव विविधता अत्यधिक है ना। तो फिर देख लेंगे इसको भी। आगे देखते हैं आर्द्र भूमियाँ। आर्द्र यानी कि गाइस नमी वगैरह, है ना, या फिर पानी जहाँ पर भरपूर हो उसे कहते हैं, दलदल वगैरह। देखते हैं, आर्द्र भूमि अर्थात दलदल जल एवं स्थल के मध्य संक्रमण स्थल की तरह होती है। नाम के अनुरूप आर्द्र भूमियों में जल की अधिकता होती है। ये जैविकीय रूप से जो है सर्वाधिक रोचक एवं उत्पादक होती है, ठीक है। ये जो है उत्पादक होती है। आर्द्र भूमि स्वच्छ जलीय तथा लवण जलीय होती है। और जो आर्द्र भूमि है गाइस वो कैसा होता है, स्वच्छ जलीय होता है या फिर जो है लवण जलीय होता है। स्वच्छ जलीय कच्छों में अविश्वसनीय जैव विविधता पाई जाती है। ये वन्य जीवों तथा अनेक पक्षियों के आवास होते हैं। मैंग्रोव स्थल इस प्रकार की स्थिति के उत्कृष्ट उदाहरण है। मैंग्रोव आप लोग को पता होगा गाइस, आप 11th 12th में पढ़े होंगे। वो जो है दलदल में उगते हैं ना, और वो खम्भे टाइप निकले होते हैं जिनमें पत्तियाँ वगैरह नहीं होता है, और खम्भे टाइप निकले होते हैं दलदल के बाहर, लेकिन नीचे में जो है पूरा उनका जड़ वगैरह फैला होता है। तो फिर उनको जो है मैंग्रोव प्लांट कहते हैं। तो फिर मैंग्रोव स्थल इस प्रकार की स्थिति के जो है उत्कृष्ट उदाहरण है। तो फिर ये हो गया गाइस हमारा बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, है ना, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उनका जो संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है वो हम देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बायोडाइवर्सिटी तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन है उसको, है ना। तो फिर नेक्स्ट देखेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
तो चलिए गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो फिर थैंक यू।